फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अंदर जो फर्स्ट इफेक्ट हम पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट लाइट on the photoelectric effect या फोटोइलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी बोला जा सकता है इसको। तो ये पहला हमारे पास जो टॉपिक डिस्कस है आज का, जो कि पिछले एक्सपेरिमेंटल स्टडी से ही शुरू हुआ है, जहाँ पे हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाया था और उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने आपके सामने 2 प्लेट्स लगाई थी, जिसके अंदर हमने कहा था कि पहले 0 पोटेंशियल करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से स्टडी करेंगे। तो हमारे सामने जो इसका ग्राफ मिलता है इंटेंसिटी का, वो बहुत ही सिंपल टू अंडरस्टैंड ग्राफ है, बिकॉज इस ग्राफ के अंदर आप देखोगे कि हमारे सामने ऐसी फॉर्मेशंस होंगी। ये हमारे सामने पहला, और इसे कंक्लूजन भी बिल्कुल सीधा सीधा होगा। इसके अंदर आप देखोगे कि सीधी सी लाइन हमारे सामने आएगी ऐसी, और इस लाइन को पढ़ना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं होता, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि इस ग्राफ के अंदर प्रोपोर्शनैलिटी आ गया। ये लाइन शो कर रही है फोटो करंट को, दिस लाइन इज शोइंग फोटो करंट यानी कि I, एंड दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी यानी कि इसके अंदर हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ फॉलिंग लाइट। तो दिस इज इंटेंसिटी। और इसके कंक्लूजन में आप क्या बोल सकते हो, अगर आप इस पूरे के पूरे पॉइंट को, ग्राफ को देखो, तो इस ग्राफ के बाद कोई भी इजीली कंक्लूड कर सकता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली proportional to the intensity of the incident radiations, provided the frequency of incident radiation is greater than threshold frequency। अब इस पॉइंट के अंदर हमारे सामने जो कुछ कंक्लूसिव पॉइंट निकलता है वो ये कि पहली चीज यहाँ पे साफ साफ समझ आ गया हमें कि इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बढ़ेगा। तो पहला पॉइंट तो बड़ा क्लियर है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बढ़ेगा। लेकिन कुछ बातें जो इसमें क्लियर रखनी चाहिए आपको, कि आपको हमेशा लेना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी दैट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इस बात को ना भूलें। दूसरी बात जो आपको याद रखना चाहिए वो ये कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास। तो यानी कि हम जानते हैं कि 2 बातें बड़ी क्लियर रखनी चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बढ़ता है, जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बढ़ेगा। और इसकी एक कंडीशन जो रहेगी वो ये कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है आपके पास वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, नहीं तो ये थ्योरी काम नहीं करेगा। अलग सही है। अब सेकंड इफेक्ट हमारे सामने आ गया, सेकंड इफेक्ट, एंड द सेकंड इफेक्ट गोज फॉर, हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ potential on photoelectric current। अब इसको थोड़ा सा आप ब्रॉड दिमाग से सोचना, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हम आपके सामने लेके आने वाले हैं। सबसे पहले आपको याद होगा कि हमने उस दिन आपके एक्सपेरिमेंट में करके दिखाया था कि आपके सामने एक ग्राफ बनाया था, कुछ ऐसा, मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको बोला भी था कि हम इसके पोटेंशियल को रिवर्स करते हैं
और रिवर्स हम इस तरीके से इसको रिवर्स कर देते हैं आपके पास, जिससे हम उसको इतना ज्यादा रिवर्स कर देते हैं जिससे क्या हो कि उसमें से कोई भी करंट विड्रॉ ना करे, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन उसमें से एमिट ना करे। तो ये जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, यानी जो ग्राफ आपके सामने बना रहा हूँ, इसमें ये एक्सेस शो करता है फोटो करंट को, और ये शो करता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल को, दैट शोज पोटेंशियल। अब सबसे पहले मैंने कहा था उस दिन आपको कि हम एक नेगेटिव पोटेंशियल करते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल करते हैं। तो नेगेटिव पोटेंशियल करने का मतलब होता है कि इस पॉइंट से, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन विल मूव टू दिस साइड टिल, आपको याद आ रहा होगा ये हिस्सा, ये हमने क्या किया यहाँ पे, हमने इस जगह पे क्या किया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो, इन एक्सपेरिमेंटल सेटअप potential is reversed, so no photo electron emit from the surface. This negative potential is known as, इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस नेगेटिव पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के हिसाब से इस पॉइंट को मार्क किया है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव पोटेंशियल। अब नेगेटिव पोटेंशियल हमारे सामने आ गया, तो नेगेटिव पोटेंशियल का सिंबल लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड वी नॉट। अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर आप देखोगे कि जैसे जैसे नेगेटिव पोटेंशियल आप करते हो तो सर्किट के अंदर फ्लो करने वाला करंट कुछ इस तरीके से हो जाता है, और एक मैक्सिमम पॉइंट को रीच करता है। दिस मैक्सिमम पॉइंट इज नोन एज सैचुरेशन पॉइंट। दिस मैक्सिमम पॉइंट इज नोन एज सैचुरेशन पॉइंट। इस पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, यानी कि आप सैचुरेशन पॉइंट से ज्यादा करंट कभी नहीं निकाल सकते हमेशा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। तो हमारे सामने इस कंडीशन को हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ इस तरीके से, हाफ mv² that is maximum equal to the energy provided. So we can say that kinetic energy is proportional to stopping potential. तो अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर मेजर आउट करनी है तो आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल को मेजर कर लो, आपको पता चल जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा एनर्जी के साथ उस सरफेस से बाहर निकलेगा, और इसी को हम बोलते हैं। तो यानी कि हमारा पहला इफेक्ट हमने क्या पढ़ा, पोटेंशियल के वजह से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना रुक सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात हमने पढ़ा कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली डिटरमाइन करता है किसको, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन दो बातों को दिमाग में बैठा के रख। तो पहला कंक्लूजन मैं आपको सामने लेके जो आ रहा हूँ, पहला कंक्लूजन हमारे पास जो है वो ये है कि अगर हम एक्सपेरिमेंट को देखें तो पहला कंक्लूजन ये आता है आपके पास, सैचुरेशन फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। पहला पॉइंट हमेशा याद रखना कि जो फोटो करंट है वो आपको डिपेंड करता है किसके ऊपर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब इसको शो करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक दिखाता हूँ आपके सामने ग्राफिकली कुछ ऐसा। अब आप देखिएगा जरा कि हम कैसे करेंगे इसको। पहले मैंने दिखाया आपके सामने पहला कंडीशन, अगर मेरे पास ये इंटेंसिटी है, दिस इज I1, और फिर अगर मैं दूसरी इंटेंसिटी पे चलता हूं तो दिस इज I2।
तो यानी कि हमारे सामने कंडीशन बड़ी क्लियर हो गई कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर इंटेंसिटी का रोल है। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इस बात को नोट कीजिए, मतलब नोट करने लायक जो चीज हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही है। आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर याद करना चाहेंगे तो यही वो कॉन्सेप्ट है जो आपको याद होना चाहिए। बाकी कॉन्सेप्ट का कोई खास यूज है नहीं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बड़े ही पर्टिकुलर छोटे छोटे टॉपिक्स पे ही आते हैं। पहला पॉइंट हमारे सामने बड़ा क्लियर है। दूसरा पॉइंट अगर आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो तो क्या इंटेंसिटी से स्ट्राइकिंग पोटेंशियल में वेरिएशन आई? क्या इंटेंसिटी से स्ट्राइकिंग पोटेंशियल में कोई वेरिएशन आई? तो हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल do not depend upon intensity of falling light, जो कि मैंने आपको यहाँ पे डायग्रामेटिकली दिखा भी दिया। V नॉट की वैल्यू हर केस के लिए सेम रही। V नॉट इज नॉट चेंज फॉर एनी कंडीशन। एंड तीसरी बात जो हमारे पास ये आया, तीसरा पॉइंट फिर से एक आया कि अगर हमारे सामने काइनेटिक एनर्जी की बात करें, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के लिए आपके पास अगर हम इस ग्राफ में देखें, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के लिए इस ग्राफ में अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहां से लेके यहां तक का ब्रैकेट, यानी कि दिस मच पोटेंशियल इज यूटिलाइज, दिस इज द पोटेंशियल व्हिच इज यूटिलाइज फॉर एनर्जी। तो यानी कि तीसरा पॉइंट जो हमारे सामने कंक्लूजन में आना चाहिए वो ये है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम AE of electron do not depend upon intensity of falling light, तो ये हमारे सामने जो कंडीशन है इसको बहुत ही ज्यादा पॉइंट वाइज याद कर लेना, बिकॉज यही एग्जाम में आता है और कुछ खास एग्जाम में आता नहीं इस चैप्टर से। सारे के सारे छोटे छोटे कंक्लूजन्स को ही हम यहाँ पे हाईलाइट करते हैं, जो एग्जाम के लिए यही MCQ बनते हैं और यही आपके रीजनिंग क्वेश्चंस हैं। और कुछ नहीं पूछेंगे आपसे, सिर्फ एक छोटी बेसिक चीजें और कुछ ग्राफ्स जिसको आपको याद करना होता है। तो आप इसको देखें और इसको याद करें, और इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे जरूर पूछें। Effect of frequency of incident light on photoelectric current। तो हमारे सामने जो कंडीशन है फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस्ड हो गया। तो पहली कंडीशन के हिसाब से अगर हम चलें तो क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, ये आप पहले ग्राफ को देख लेते हैं एक बार, उसके बाद एक्सप्लेनेशन में खुद ही समझ आएगा। तो इस ग्राफ में हमने ये देख लिया, सबसे पहले ये पॉइंट है, आप ये देखोगे दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। दूसरी बात ये देखोगे आप, तो यानी कि यहाँ पे जो हमने देखा, दिस इज अगेन सैचुरेशन करंट, दिस इज अगेन सैचुरेशन करंट। तो आप देख रहे हो क्या चीज हमने ऑब्जर्व क्या कर सकते हैं, व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम दिस। हम इससे ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि अगर आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट भी लेते हो तो आपका सेम चेंज जो होगा वो होगा, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। अलग अलग फ्रीक्वेंसी चेंज, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस केस में हम देख सकते हैं साफ साफ कि न्यू2 ग्रेटर देन U1 है। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन में क्या लिखेंगे
हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट चेंज स्टॉपिंग पोटेंशियल बट नॉट इफेक्ट सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी मेटल के अंदर अगर हम देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी का एक इंपॉर्टेंट जो रोल है वो है कि आप उसके अंदर जो मैक्सिमम करंट ऑब्टेन करने वाले हो वो तो बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन जो चेंज आएगा वो आएगा सिर्फ और सिर्फ उसके स्टॉपिंग पोटेंशियल में, और किसी में चेंज नहीं आएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन याद रखना, बिकॉज फ्रीक्वेंसी का एक अच्छा ही रोल होता है आपके पास और इसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा अच्छे बनते हैं, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को प्लीज थॉरली देख लेना। और इसमें जो बात आपको याद रखनी चाहिए वो ये कि फ्रीक्वेंसी चेंज स्टॉपिंग पोटेंशियल not affect saturation current. These 2 points you must remember in this paragraph, in this sentence. आपको ये छोटी सी बात याद होनी चाहिए, बाकी कुछ याद करें ना करें फर्क नहीं पड़ता, मेन चीज यही है जो काम आता है। तो यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं आपके पास इस कंडीशन के साथ हम ये भी कह सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फ्रीक्वेंसी के। तो अगर हम इस केस में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि V02 अपॉन V01 is equal to nu2 upon nu1, and this can be easily said about this graph जो हमने आपको सामने दिखा भी दिया। तो इसको आप देखें, और ये है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसके बाद जो है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करना चाहूँ, अगर हम एक फोटोइलेक्ट्रिक ग्राफ के अंदर हम के फोटोइलेक्ट्रिक जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर हम कोई ग्राफ में मिले एग्जाम में, कभी कभी ग्राफ आपको ऐसे दिया जाता है जैसे मैं दिखाने जा रहा हूँ आपके सामने। वो आपको ग्राफ दे देंगे ये, और इसमें हमें निकालना होता है कि एग्जैक्टली किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ये देखिए, अब इस केस में आपको ग्राफ प्लॉट ऐसे किया जाएगा, एक ग्राफ हम आपको दे देंगे ऐसे, एक दे देंगे ऐसे। तो इन दोनों कंडीशन पे अगर देखा जाए तो ये मेटल 1 है, मेटल 2 है, ये है मेटल 1 और ये है मेटल 2, ये है पोटेंशियल और ये है फ्रीक्वेंसी। तो इस ग्राफ से हम ये साफ साफ देख सकते हैं आपके पास कि हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो ये ग्राफ आप देख लीजिए, इस ग्राफ के साथ हम कंक्लूजन बिल्ड करेंगे और इसके ऊपर में क्वेश्चन भी करने हैं। तो ये हमारे सामने पूरा का पूरा इफेक्ट स्टडी हमने कर लिया, दैट इज जो 3 फैक्टर्स हैं उसकी हमने यहाँ पे ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन पढ़ ली है, और ये एक्सप्लेनेशन एग्जाम में आती है। और हमने जितना ही पढ़ा है उन सबको कंक्लूड करने का वक्त आ चुका है, और उनको जब हम कंक्लूड करते हैं तो हम इसको कंक्लूड करते हुए लिखते हैं दैट इज कॉल्ड लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जिसके अंदर सारे पॉइंट बिल्कुल सीधे सीधे हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट जो हमने किया एक्सपेरिमेंटल एविडेंस में वही पॉइंट के फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट होने जाएंगे। अब सबसे पहला जो पॉइंट है जो हमने निकाला था दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस्ड और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात की थी हमने। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर अ गिवन सब्सटेंस there is a minimum frequency of incident light called threshold frequency, below which no photoelectric emission take place independent of
इंटेंसिटी ऑफ फॉलिंग लाइट। तो मतलब कि इंटेंसिटी कुछ भी हो, इंटेंसिटी कुछ भी हो, लेकिन अगर आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्रॉस नहीं किया, अगर आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्रॉस नहीं किया, तो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को होते हुए नहीं देख पाएंगे। आपकी पहली और प्राइमरी कंडीशन याद रखना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी है। और इसी वजह से आपने देखा होगा जो इसके जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, उन एक्सपेरिमेंट में जो है हमारा मेन मोटिव जो होता है, हमारा जो मेन पॉइंट होता है, वो जाता है किसके ऊपर? वो जाता है सिर्फ और सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड मिनिमम फ्रीक्वेंसी। यानी कि हम इसीलिए वहां पे यूज करते हैं अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज हमारे पास सबसे पहली रेज होती है जिनको हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर, और हाईली इफेक्टिव है फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए और इवेंट्स के लिए। दूसरा ये है number of photoelectrons, number of photoelectrons emitted per second by a substance is directly proportional to intensity of incident light, जो कि हमने पिछले टॉपिक में भी देखा भी था, जिसमें मैंने ग्राफ के अंदर दिखाया भी था कि जो इंटेंसिटी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो डिपेंड करती है सीधे सीधे किसके ऊपर? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के ऊपर। तीसरा पॉइंट हमारे सामने जिसके अंदर से निकलता है कंक्लूजन में, और वही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी depend upon we can say threshold frequency, or we can say frequency, depend upon frequency, as frequency cause change in stopping potential। तो इसीलिए हम जानते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल को चेंज हो जाने की वजह से हमारा जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है। जितना बड़ा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, उतना ही हाई एनर्जेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। एंड द लास्ट पॉइंट जो इस कंक्लूजन हमारे सामने आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेनियस। तो इसको याद। अब लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पढ़ने के बाद हमारे सामने जो कंडीशन उठती है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जब हमने डिस्कवर किया, हमने से कंक्लूजन को बिल्ड किया, तो कुछ पॉइंट हमारे सामने पुरानी थ्योरी को जस्टिफाई करना पड़ता है। बिकॉज कोई भी लॉ हम साइंस में सब तब तक नहीं करते जब तक हमारे पास पुराने लॉज भी उसके साथ वैलिडेट ना करते। तो हमारे सामने दो लॉज थे और दो कॉन्सेप्ट थे। सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन ये उठा, वेव थ्योरी ऑफ लाइट एक्सप्लेनिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब वेव थ्योरी के हिसाब से मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाता हूँ। अभी सही है गलत है ये तो अब एक्सपेरिमेंट समझने के बाद होता है, पर क्वेश्चन ये होता है कि आपके हिसाब से वेव थ्योरी है क्या एग्जैक्टली? वेव थ्योरी क्या कहती है? वेव थ्योरी के हिसाब से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना कैसे चाहिए? तो आप इसको बड़ा ही ध्यान से देखना। ये मैंने आपको सामने एक मेटल सरफेस दिया, कोई मेटल सरफेस, ये एक मेटल सरफेस है, और इस मेटल सरफेस के अंदर मैं मार्क करता हूँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को। तो आई जस्ट मार्क द इलेक्ट्रॉन्स। ये एक इलेक्ट्रॉन का क्लस्टर है इसके अंदर। दिस इज क्लस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल सरफेस या एनी सब्सटेंस, जो भी हम लेना चाहते हैं, जो हमारे एक्सपेरिमेंट का सब्सटेंस है। अब वेव थ्योरी क्या कहेगी? वेव थ्योरी के हिसाब से अगर हम एक इंस्टेंट लेते हैं, लेट अस अज्यूम इंस्टेंट टाइम t0,
हमारे सामने लाइट फॉल कर रही है, और हम मान के चलते हैं कि लाइट जो हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा ही है, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? एक फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होना चाहिए। बट इसी पॉइंट पे अगर मैं बात करूं आई, या अगर मैं बोलूं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं इस पॉइंट पे बोलूं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो एट 0 सेकेंड नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वेव थ्योरी की एक्सप्लेनेशन कहती है, क्योंकि एनर्जी हमने गेन की है। उसका मानना था वेव थ्योरी का कि जो आप एनर्जी गेन करोगे, पहले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे, इट विल स्टार्ट ट्रांसफरिंग, देन इट विल स्टार्ट ट्रांसफरिंग, देन इट विल स्टार्ट ट्रांसफरिंग। एनर्जी आ रहा है और एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, एनर्जी आ रहा है हमारे पास और एनर्जी को हम ट्रांसफर कर रहे हैं सब्सिक्वेंट पार्टिकल्स के, इलेक्ट्रॉन्स को। अब आप देख रहे हो सारे पार्टिकल्स ने एनर्जी गेन कर ली। जब सारे पार्टिकल एनर्जी गेन कर लेंगे, आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन will start moving out from this. After that, electron will start moving out from this. तो आपके हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पे at t equal to n seconds, photoelectron start coming from सरफेस। तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी हमने क्या सीखा? अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी हमने ये सीखा, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट must not be instantaneous। ये हमारे पास कंक्लूजन बिल्ड किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर वेव थ्योरी की एक्सप्लेनेशन, जो कि आप सब देख ही रहे हैं और आपने फोटो इलेक्ट्रिक लॉ भी पढ़ा है। अब इसमें जो भी आपको गलत लगता हो तो प्लीज शेयर इट। तो जैसे मुझे बताया गया कि यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो वेव थ्योरी की जो कंक्लूजन है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मस्ट नॉट बी इंस्टेनियस। तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ये था कि एक्सपेरिमेंटली हम अगर देखें, अगर हम एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पे जाएं, तो हम ये कह सकते हैं आपके पास कि वेव थ्योरी की जो एक्सप्लेनेशन है ये वाली, ये गलत है। वेव थ्योरी ने इसको गलत बोला है, यानी वेव थ्योरी के हिसाब से ये पॉइंट गलत होना चाहिए। बिकॉज ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस, जो कि हमने किया है, हर्ट्स ने किया है, जिसने भी अभी भी करेंगे अगर हम, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट is instantaneous. So wave theory cannot explain it। और इसीलिए आप में से अब जो कुछ बच्चे जो होंगे जिनको ड्यूल नेचर बहुत बोलते थे, उनको अब पता चलना चाहिए कि ड्यूल नेचर एग्जैक्टली क्यों आया है। असल में वेव थ्योरी अब यहाँ पे होगी फेल। तो वेव थ्योरी अगर फेल हो जाती है तो वी हैव टू मूव टू न्यू थ्योरी। और अब यहाँ से जो है चैप्टर ट्विस्ट करेगा और अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हम बात करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे जो है कंट्रीब्यूशन डी ब्रोगली का आएगा, यहाँ पे आपके पास फोटोन्स का कंट्रीब्यूशन आएगा प्लैंक के थ्रू। तो यहाँ पे आपके चैप्टर जो है पार्टिकल नेचर तरफ अब जाना शुरू कर देगा। यानी अब हम जिसकी बात करेंगे वो एक पार्टिकल है जो कि प्रोपोगेट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर यहाँ से ये मॉड्यूल बदलता है और यहाँ पे आइंस्टाइन आएंगे जो थ्योरी को और वैलिडेट करेंगे हमारे सामने। तो इसीलिए इसको हम पढ़ेंगे अगली बार। Thanks for watching, like and comment. Hit the bell icon for notification.